नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में। और जो है आज एक मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमने लिखा है यहाँ पर कि साइंस की जो आपकी रणनीति होगी जिसमें आपको 25 प्लस जो है प्रश्नों को कैसे आप सही कर सकते हैं। कौन सी रणनीति आप रखिएगा कि 25 प्लस आपके साइंस में प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और कौन सी रणनीति रखें ये बताएंगे और साथ ही साथ एक चीज पढ़ा के दिखाएंगे आपको कि इस तरह से आपको रणनीति लेके चलनी पड़ेगी, तब जाके आपके साइंस में आएंगे। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो जितने भी रिजल्ट रुकते हैं 99% उसमें रिजल्ट आपका जो रुकता है 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से रुकता है। और साइंस में जो है कई लोगों का कहना है कि सर 50% भी हम मार्क्स नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा है? अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है या नहीं है। 10th तक के एनसीईआरटी पूछे जाते हैं, 11 12 2-4 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हटा दिया जाए साइड में, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। तो अगर 9th 10th का जो स्टूडेंट है वो 13-14 साल का होता है, तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, 13-14 साल का बच्चा जो है, अगर आप उस चीज को समझ जा रहा है तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अगर नहीं जान रहे तो उस चीज को समझिए, अगर नहीं आ रहा तो किसी से हेल्प लीजिए। और साथ ही साथ एसओ का जो एग्जाम हुआ है उसमें न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करते हैं अभी के समय में तो आप 71वीं में पूछ दिया। एसओ में 4 न्यूमेरिकल लगभग पूछा था, 3-4 न्यूमेरिकल फिजिक्स में। और आपके आने वाले टीआरई में भी पूछेगा और आने वाले 72वीं में भी मैक्सिमम चांस है कि न्यूमेरिकल पूछेगा। तो जब 13-14 साल का लड़का न्यूमेरिकल बना सकता है, स्टूडेंट न्यूमेरिकल बना सकता है, तो क्यों आप क्यों नहीं बनाएंगे? थोड़ा सा आपको गाइड चाहिए, आप बना सकते हैं। तो कैसे 25 प्लस रखें, इसकी रणनीति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक चीज के आपको करके दिखाएंगे यहां पर कि कैसे हम करें। सबसे पहले मैंने एक बात कहा यहां पर कि अगर साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं ना, एग्जाम्पल देके बताऊंगा मैं। आपके जहन में एक चीज होना चाहिए, एनसीईआरटी। और इस एनसीईआरटी को अदर सब्जेक्ट के साथ कैसे मर्ज करिएगा। जैसे है कि कई लोगों को लगता है ना कि खाली हम एनसीईआरटी कर लेंगे तब हो जाएगा, तब भी नहीं होगा अच्छा स्कोर। क्योंकि कुछ फैक्ट भी पूछे जाएंगे लुसेंट से, कुछ घटना चक्र से पीवाईक्यू पूछे जाएंगे। तो आपकी क्या रणनीति होगी, एक चैप्टर में बता रहा हूं। सपोज करिए ध्वनि जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में साउंड कहते हैं। अगर आप साउंड पढ़ रहे हैं तो साउंड पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, देखिए कि साउंड जो है 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में है ये ध्वनि, और लूसेंट में भी है। मैं लूसेंट जीके की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन नहीं पूछना है मेरे से। और घटना चक्र में इसके क्वेश्चन भी हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को कंपाइल कर लेना है 9th 10th का, जहां साउंड दिया है। उसके बाद से लूसेंट में कुछ फैक्ट दिए हैं तो यहां से पढ़ लीजिए और घटना चक्र से क्वेश्चन लगा लीजिए और एक जगह इसको कंपाइल करके रख लीजिए। मैं तरीका बता रहा हूं, अगर आप कंपाइल नहीं कर पा रहे तो हम लोग एक आपको तरीका बताएंगे, उसमें आप ये कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे सपोज करिए एसिड बेस साल्ट हो गया। ये चैप्टर कहां पर है? आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में है, और आपके लूसेंट में दिया है जीके में और घटना चक्र में। तो इसको यहां से पढ़ के कंपाइल कर लीजिए, आपको इससे बाहर प्रश्न बीपीएससी नहीं पूछेगा। और जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अगर फिजिक्स का, तो उसका जो है एक्सरसाइज जो दिया गया है, एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पल्स को बना ले, साथ ही साथ उसके आप क्वेश्चन जो दिए गए हैं एक्सरसाइज में, मतलब कि उसको भी बना लें और साथ में उसके एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व कर ले, तभी काम बन पाएगा। तो इस तरह से रणनीति। तो क्या यहां कंक्लूजन क्या निकला? एक तो आपको क्या करना है, 6 to 10 एनसीईआरटी करना है। कई लोगों के मन में चलेगा सर 11-12 से भी 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल, लेकिन उस 11-12 के लिए आप अपना 6 महीने बर्बाद नहीं करिएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें। क्वेश्चन बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। तो 6 to 10 आपको टारगेट करना है। साथ में लूसेंट जीके, लूसेंट जीके, साथ में आपको घटना चक्र लेके चलना है और इसका एक कंपाइलेशन कर लीजिए। कंपाइलेशन कैसे होगा इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो ये सारी चीजों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी काम क्या होगा, बनेगा। ठीक है। तो ये तरीका आपको, ये रणनीति अपनानी पड़ेगी और इसको अपना के देखिए आपका बैकग्राउंड साउंस मतलब साइंस है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। 25 या 25 प्लस अगर स्कोर कर सकते हैं, अगर 30 प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब 5 प्रश्न को हम लीड में लेके चल रहे हैं कि अगर बैकग्राउंड है तो बहुत अच्छा है, तो आप 30 में 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 प्रश्न को हम लीड में लेके चलते हैं, ऐसा मेरा भी दावा नहीं कि 100% कर सकते हैं।
लेकिन जिनका रिजल्ट रुक रहा है ना, सबसे बड़ा हार्डल ये है। कई लोग कहते हैं सर मेरा साइंस ही तो वीक है। तो आप बार बार जान रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और 99% लोगों का रिजल्ट साइंस की वजह से रुक रहा है, तो क्यों ना एक सब्जेक्ट को ही हम रगड़ दें अच्छे से। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, आप आसानी से चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्रम में हम आपको एक चैप्टर भी पढ़ा के दिखाएंगे, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये अभी जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 15 मार्च से, इसमें आपके अभी 3-4 क्लासेस हुए हैं फिजिक्स के। ठीक है, तो आपको ये बैच जो है इनरोल आप यहां से करिएगा, तो उसका नोट्स कैसा मिलेगा मैं आपको दिखा दे रहा हूं, और उस नोट्स से मैं पढ़ा भी दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम कैसे पढ़ाते हैं। क्योंकि पीपीटी है तो क्या पीपीटी हम पढ़ के केवल सुना देते हैं, कि एनसीईआरटी कैसे इंक्लूड करते हैं, सारा करके आपको दिखाएंगे। अभी 1799 है और प्रीलिम्स का मेंस लीजिएगा तो 3499 है। अगर आप बैच लेते हैं तो प्रीवियस वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, प्रीवियस नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फाइल में। ठीक है, अगर केवल मेंस करना चाहते हैं 2000 फी है, ओल्ड स्टूडेंट के लिए स्पेशल फी 3000 रखा गया प्रीलिम्स का मेंस का, और ओल्ड स्टूडेंट के प्रीलिम्स का फी 1500 रुपया है। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो मेंस का फी 2000। मेंस वाला 22 से स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को फाइनेंशियल अगर इशू है, अब इसको आप ये मत बनाइएगा कि मजबूरी मत बनाइएगा, या तो फाइनेंशियल इशू है या फिर किसी को लग रहा है कि सर पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं, मैं तो पढ़ा के यहाँ दिखा ही दे रहा हूँ, लेकिन उनको लगेगा शायद डेमो में ऐसा पढ़ा रहे हैं या फिर दिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा हूँ। या फिर कई लोगों को फाइनेंशियल इशू भी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाँ फी इतना रखा गया नॉमिनल कि इससे फी कम करना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत मेहनत है। अगर आप देखिएगा तो रात रात भर जग के हम नोट्स बना रहे हैं, इसका सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये फी में इतना हम कर सकते हैं कि वन टाइम पेमेंट आप एडमिशन के टाइम पे 1000 कर सकते हैं, अगर फाइनेंशियल इशू है या फिर आपको ट्रस्ट का इशू है। तो अगर प्रीलिम्स कम मेंस ले रहे हैं तो एक टाइम में 2000 पे कर सकते हैं, लेकिन फी आपका इतना नहीं है। बाकी के पेमेंट आपको 30 डेज में, यानी कि लगभग 800 रुपया प्रीलिम्स में और मेंस में 1500 रुपया 30 डेज के अंदर आपको पे करने पड़ेंगे। एक महीने का समय दिया जाएगा, आप आसानी से देख लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट इशू होता है ना कि कई लोग पैसा देके 11,000 12,000 फंस गए हैं, अच्छा पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये ऑप्शन आपको मैं यहां पर एक्टिव कर दे रहा हूं। क्या क्या मिलेगा, ये आपको नया ऑप्शन एक्टिव किया हूं ताकि आपके कुछ लोग जो रुक गए हैं यहां पर ले सकते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर प्रीलिम्स का बैच अगर आप लेते हैं, ऑनलाइन में मोड में होगा, 2 क्लासेस हर रोज होंगे, लेकिन अभी आपको 1 क्लासेस इस सप्ताह में चल रहा है, अगले सप्ताह से इसको हम 1 क्लास और ऐड करेंगे। लाइव देख सकते हैं, लाइव में हम आपके क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कितने प्रश्न आपने बनाया, कितना सही हुआ, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथ में अगर क्लास छूट जा रहा है तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बोर्ड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन मेरा पीडीएफ ऐसा होता है कि बोर्ड पीडीएफ का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा आपको, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, और टॉपिक वाइज नोट्स में आपको सारे कंपाइलेशन होंगे, एनसीईआरटी, घटना चक्र, लूसेंट, सब चीज। साथ ही साथ आपके मंथली टेस्ट हम करवाएंगे, कुछ चैप्टर्स हो जाएगा, तो एनसीईआरटी पे पूरा आधारित होगा, कहने के लिए नहीं, मैं करके दिखा रहा हूं तब पता चलेगा आपको। पीवाई की क्वेश्चन को वहां इंक्लूड किया जाएगा, और 1 to N मेंटरशिप होगा। अगर किसी समस्या आता है तो हमसे पूछ सकते हैं, और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमको, 91 17 16 63 47 पे हमसे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। फी आपको 1799 है। अगर आप चाहें, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो 1000 का पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी 799 आप 1 मंथ के अंदर पे कर सकते हैं। वैसे ही मेंस लीजिए 2000 पेमेंट कर दीजिए, 1499 आप 1 मंथ के अंदर पे कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ कई लोग टीआरई के लिए परेशान है, तो टीआरई का भी सेम सारे फीचर्स है। पीआरटी के होल सिलेबस होगा, 6 to 8 में ज्योग्राफी और हिस्ट्री है तो आपको हम करवा सकते हैं, बाकी 40 नंबर का जीएस हो जाएगा। ठीक है, सारे फीचर्स आपको टीआरई में भी वही मिलेंगे जो कि आपके बीपीएससी में मिल रहा है। फी इसका 999 है। कुछ सब्जेक्ट जो है इसमें स्किप करना होता है, जैसे एनसीएंट मेडाइवल वगैरह है, वो नहीं होता है। ठीक है, और 9117166347 पे व्हाट्सएप करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मेंस के फीचर देखिए जो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर देखिएगा तो आपके इसमें GS1, GS2, एसएस सब कुछ कंपाइलेशन होगा। 1 सप्ताह पहले आपको नोट्स दिया जाएगा, उस नोट्स को वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको हम कवर करवाएंगे। उस जो टारगेट होगा, छोटा छोटा टारगेट होगा ताकि आपका पीटी प्रभावित ना हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होगा, अलग ग्रुप्स होंगे, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, पूरे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को कवर किया जाएगा। 35 आपके सेक्शनल और 6 फुल एंड टेस्ट के माध्यम से। एक्सपर्ट फैकल्टीज कॉपी चेक करते हैं, अच्छा से फीडबैक लिखा जाता है। आपको टेस्ट के पहले आपको एसे का नोट्स भी दिया जाएगा, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। आंसर राइटिंग होगा, रैंक लिस्ट दिया जाएगा, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। 88 सैटरडे संडे को सप्ताह में होगा, एक दिन जीएस का और एक दिन आपको एसे का। आप इनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पे हमारे पास कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे, और एक टॉपिक मैं करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हम पढ़ाते कैसे हैं। यहां पर आपके सामने मैंने एक टॉपिक रखा है, विराम यानी कि रेस्ट, और गति मतलब कि मोशन।
सारी चीजें यहाँ पे बाइलिंगुअल लिखा रहेगा आपको और पढ़ाया भी जाएगा। चलिए इस पे टॉपिक को हम कवर करते हैं और समझाते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या चीजें होती है। हमने कहा कि रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं रेस्ट में हूं, मैं यहां आ गया, मतलब कि मैं मोशन में हूं। एक्चुअली जो है इस चीज को एनसीईआरटी में 9th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है और मैक्सिमम जगह इस चैप्टर को स्किप किया जा रहा है, लेकिन कंसेप्चुअल चैप्टर है, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे निश्चित तौर पे। अब रेस्ट मोशन तो आपने जान लिया, लेकिन कैसे इसको देखा जाएगा, मैंने एक एग्जांपल देके आपको मैं बता रहा हूं। ये ट्रेन है और ट्रेन में 2 बर्थ है और इस बर्थ पे एक बैठा है, एक व्यक्ति बैठे हैं यहां पर और एक व्यक्तियाइन बैठी है, मतलब कि लेडी बैठी है या फिर लड़की जो समझ लें आप। तो यहां पर एक मेल और फीमेल बैठे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है पटना से, मानिए कि गोरखपुर ये ट्रेन जा रही है, पटना टू जीकेपी जा रही है ट्रेन। अब ये ट्रेन तो क्या है, मोशन में है, लेकिन आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या ये व्यक्ति जो है दोनों मोशन में है, गति में है क्या? तो आपको अगर नॉर्मली अगर देखा जाए, खिड़की की तरफ ना देखा जाए, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये रेस्ट में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये विराम में है। क्योंकि किसी का भी अगर रेस्ट और मोशन देखा जाता है, विराम गति देखा जाता है, तो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे ये बोर्ड है ना, तो मैं यहां पे हूं, तो यहां चला गया, तो मैं कहूंगा कि मैं मोशन में हूं, तो किसके रेफरेंस में, बोर्ड के रेफरेंस में, यहां के रेफरेंस में मैं यहां आ गया। तो अगर हम यहां पे इसके रेफरेंस में देखा जाए तो एक दूसरे के क्या है, ये रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि पहले इनकी स्थिति यहीं पे थी, इसके सामने थी और अभी भी वही है। लेकिन अगर ये खिड़की से देखते हैं तो यहां से प्लेटफॉर्म जाएगा, यहां से पेड़ गुजरेंगे, तो पेड़ के रेफरेंस में, पेड़ के रेफरेंस में ये लोग क्या होंगे, मोशन में होंगे। तो इसीलिए किसी भी चीज का अगर हम रेस्ट मोशन अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो किसी के रेफरेंस में, जैसे पेड़ के रेफरेंस में, प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में, और वही देखिएगा कि अगर प्लेटफॉर्म पे कोई खड़ा व्यक्ति है उसके रिस्पेक्ट में भी ये क्या हो जाएंगे, मोशन पे हो जाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म पे खड़ा व्यक्ति जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म जो होगा रेस्ट में होगा, लेकिन इनके लिए प्लेटफॉर्म जो होगा मोशन में होगा। तो क्या समझे आप कि किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रेस्ट और मोशन हमको डिफाइन करना है तो सबसे पहले उसकी रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, किसी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में आप कह रहे हैं, किसके रिलेटिव में पूछ रहे हैं, किसके सापेक्ष पूछ रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म के सापेक्ष मोशन में थे, लेकिन ये व्यक्ति जो है यहां पर जो प्लेटफॉर्म में था इसके सापेक्ष में ये रेस्ट में है। तो रेस्ट मोशन डिफाइन करने के लिए समय के साथ उनका पोजीशन, टाइम के साथ उनका पोजीशन चेंज होना चाहिए। एक समय पे मैं यहां हूं तो अगले समय पे मैं यहां चला जाऊं। और दूसरा चीज कि किसी के रेफरेंस में होना चाहिए, किसी के रिस्पेक्ट में, मतलब कि अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो यहां है, तो यहां चला गया, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, यहां से यहां आ गया, तो मोशन में आ गया। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहां पर मैं आपको पीडीएफ में दिखा दूं ताकि सब चीज आपको क्लियर होते चले। वहीं यहां पर कहा गया, देखिए नोट्स ऐसे होता है और इसमें देखिएगा सब चीज बाइलिंगुअल और सब चीज एनसीईआरटी, घटना चक्र, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, आपको पता चल जाएगा कुछ देर में। तो यही कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को स्थिति किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा में, जो मैंने ट्रेन और प्लेटफॉर्म का एग्जांपल दिया, अपेक्षा में समय के साथ अगर बदलता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, नहीं बदलता है तो विराम कहा जाता है। यानी कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। किसी दूसरे के कंपेयर में, वो खिड़की से देख रहे हैं तो पेड़ के कंपेयर में, अगर वो खिड़की से देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के कंपेयर में, अगर आमने सामने है तो उनके कंपेयर में, तो रेस्ट मोशन वही से डिफाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में। मोशन भी वही होगा कि किसी वस्तु की को गति में तब कहा जाता है जब उसकी स्थिति किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती है। सभी गतिशील वस्तु में यह सामान्य लक्षण होता है कि वे समय के साथ अपनी स्थिति को बदलते हैं। मतलब कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन its position relative to another object changes with time. All moving objects have the common characteristic that their position changes with the time. ठीक है, इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है सारे ऑब्जेक्ट्स की, समय के साथ अपना वो जगह बदलते हैं, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में बदलते हैं तो क्या होगा, वो मोशन में होगा। अगर किसी के रिस्पेक्ट में वो नहीं बदलते हैं तो क्या होगा, रेस्ट में होगा। मुझे लग रहा है कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहां पर एनसीईआरटी में डिटेल में जिक्र किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी और विस्थापन के बारे में जिक्र किया गया है। शायद आपको पहले कभी क्लियर अगर हुआ होगा तब भी ठीक है, नहीं हुआ होगा तब भी ठीक है। मैं यहां पर एक चीज लेता हूं, एक पोजीशन मैं ये ले रहा हूं कि ये आप हैं। कौन है ये आप हैं।
और ये कौन है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये वो है, वो समझ रहा है ना, जिसको भी समझिए आप। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अगर आप यहां पर है और वहां पे है, अगर यहां से उनके घर तक जाना है आपको, तो आप कैसे चलिएगा। सपोज करिए यहां पर आपने कितना मीटर चला, सपोज करिए आपने यहां पर 3 मीटर चला, यहां पर 4 मीटर चला, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप, तब उनके घर पहुंच गए कितने मीटर चलने के बाद से, तो 7 मीटर चलने के बाद से। तो यहां पर जो दूरी होगी, डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, क्या होगा, जो पूरा चले 3 मीटर यहां चले 4 मीटर यहां चले, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4 मीटर क्या हो जाएगा, 7 मीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यानी कि दूरी हो जाएगी। अब दूसरा टर्म आता है कि डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, कहा जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि न्यूनतम दूरी जो भी होगी उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहा जाता है। या फिर इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या है, शुरुआत यहां से इन्होंने किया है, फाइनल पॉइंट यहां किया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सपोज करिए 5 मीटर हो गया, तो ये 7 मीटर था, ये 5 मीटर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो आपने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में की दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है। और डिस्टेंस क्या होता है, आपको चली गई सारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो किया गया है ओवरऑल पूरा। जैसे कि आप अगर यहां चल रहे हैं, ऐसे गए 4 मीटर इधर गए, 5 मीटर इधर गए, 6 मीटर इधर गए, 7 मीटर इधर गए, 8 मीटर इधर गए, सबको जोड़ देंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये दूरी होगा। ठीक है, दूरी हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। चलिए मैं आपको एक और चीज क्लियर करके यहां पर दिखाता हूं। एनसीईआरटी में जाइएगा तो एक आपको यहां पर डायग्राम बनाकर दिया गया है, उसको मैं क्लियर कर ले रहा हूं आपको। सपोज करिए कि यहां टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, ये टोटल डिस्टेंस जो है कितना है, 50 मीटर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है कितना है, 30 मीटर है। सबको दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि। तो कोई व्यक्ति अगर चलना स्टार्ट कर रहा है, मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर चलना स्टार्ट कर रहा है यहां से, और ये चलते 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 कहां पर जा रहा है, यहां तक। हम आपसे पूछे कि कितना डिस्टेंस कवर किया मेरे भाई, तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो कितना, टोटल 50 मीटर था ना, तो 50 मीटर कवर किया। क्लियर है ना। लेकिन अगर ये जा रहा था, यहां पहुंचा, और किसी व्यक्ति ने कहा कि जिसके घर जा रहे थे वो घर तुमसे छूट गया। मैंने कहा कि जिसके घर आप जा रहे थे वो घर आपका क्या हो गया, छूट गया, और ये घर यहीं पे था। तो व्यक्ति बेचारा क्या करेगा, यहां तो पहुंच गया है और फिर बेचारा राउंड मार के उल्टा करके यहां पर आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, आप ही बता दीजिए, यहां डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 50 मीटर। बेचारा यहां गया, फिर लौट के 30 मीटर यहां आया, यानी कि 50 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर एक सवाल में पूछूं कि यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, तो क्या कहिएगा आप, सर डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा। सर ने कहा था कि आपको न्यूनतम दूरी या फिर फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट यहां से शुरुआत किया और कहां तक है, कहां गया कहां आया उससे मतलब नहीं है, कहां तक है, यहां तक। अब इसकी जो दूरी कितना, ये टोटल 50 था, ये 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर। तो इसी हिसाब से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होगा कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। मुझे लग रहा है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपने देखा दूरी तो यहां पर पॉजिटिव था, विस्थापन भी पॉजिटिव हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से मार्केट निकल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अपने घर से, ये घर है आपका और ये है मार्केट, मार्केट निकल रहे हैं और आपके घर से मार्केट की दूरी 200 मीटर है। तो 200 मीटर आप गए,
200 मीटर फिर लौट के फिर घर आ गए, क्योंकि सब्जी लाने जा रहा है तो लौट के घर पे ही आइएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर मैं आपसे पूछूं कि टोटल डिस्टेंस यहां कवर कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 200 प्लस 200 गया, 200 आया, 400 मीटर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि टोटल ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, तो सर ने कहा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा आपका, या फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है। शुरुआत यहीं से हुआ, अंत यहीं पे हो गया, क्या दूरी कुछ बचा, नहीं। तो यहां पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या सीखा, दूरी पॉजिटिव थी, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हुआ, लेकिन विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 भी हो गया। दो चीज निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या। चलिए हम लोग देखते हैं, एक और उदाहरण लेके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। सपोज करें कि ये यहां से यहां गया 50 मीटर, फिर लौट के यहां से आता रहा आता रहा आता रहा और इस बिंदु पे आ गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, फिर से मैं कहा जहां से शुरू किया वहीं पे फिर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इधर इधर गया, इसके पीछे गया फिर से, तो अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस लीजिएगा, सपोज कर 10 मीटर इधर चला, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। समझ में आ गया ना, क्यों माइनस में जाता है आपको मैं बता दे रहा हूं। जाने की दिशा और आने की दिशा ऑपोजिट है, तो गया जितना उतना डिस्टेंस कवर किया, और जब लौट रहा है ना तो उतना डिस्टेंस वो खत्म करते जा रहा है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से उसका दूरी कम हो जा रहा है, और खत्म करते करते यहां 20 मीटर बचा था इतना दूर, अब यहां कितना बच गया, 0 बच गया। और 0 के बाद कोई चीज अब घटेगा तो क्या होगा, -1 -2 -3, तो अब इधर जो जाएगा माइनस में होगा। तो आपने क्या सीखा, डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव होगा, ये कभी माइनस नहीं होगा, ना ही कभी 0 होगा। अगर आप 0 होगा तो आप रेस्ट में है, कोई मोशन की बात ही नहीं आएगी। अगर एक कदम भी चल गए तो हम 1 मीटर यहां लिख देंगे, ये मोशन में चला जाएगा। तो कभी यहां 0 नेगेटिव या फिर आपको कुछ नहीं हो सकता है आपका डिस्टेंस। ये सवाल यहां से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहां आपको इतना चीज का क्या किया, डिस्कस कर दिया कि ऐसी ऐसी चीजें होती है। लेकिन एक कंसेप्ट और है, आगे आप चलिएगा तो बताएगा कि अगर आप स्ट्रेट लाइन में, अगर आप सरल रेखा पे चलते हैं, तो अगर डिस्टेंस का और विस्थापन का, मतलब कि अगर आप डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, तो डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। कैसे, समझिएगा। यहां से आपने ये पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, ये लाइन सीधे पूछ देगा, कैसे बनाइएगा, नहीं बनता आपसे प्रश्न यहां से। ठीक है, तो क्या कहेगा कि अगर आप एक सरल रेखा पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, सपोज करिए 50 मीटर चले, चलते जा रहे हैं, अगर मैं यहां से पूछूं कि सर डिस्टेंस हमारा कितना है, 50 मीटर कवर्ड किया, सर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो भाई इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है, 50 मीटर है, और आगे चलते हैं 100 मीटर चल दिए, डिस्टेंस कितना है भाई, 100 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर, इनिशियल फाइनल पॉइंट, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, यही शॉर्टेस्ट है। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वही डायरेक्शन चेंज करके आने लगे इस साइड में, ये इस साइड में ये, तो डिस्प्लेसमेंट अगर सपोज कर यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मात्र 50 मीटर हो जाएगा, इनिशियल फाइनल। आपने ये चीज सीखा कि अगर स्ट्रेट लाइन पे, सरल रेखा पे कोई वस्तु अगर मोशन कर रहा है, गति कर रही है, तो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तब तक जब तक कि उसकी डायरेक्शन, दिशा को न बदला जाए। डायरेक्शन बदलने के पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बदल जाते हैं। कितना मजा आ रहा है ना, ये सारा एनसीईआरटी में जाकर देखिएगा, दिया गया है, और इसी चीज को यहां पर पीडीएफ में हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है पीडीएफ, दोबारा सुनिए। कह रहा है कि दूरी, डिस्टेंस क्या होता है कि दूरी जो है आम बोलचाल की भाषा में दूरी और विस्थापन का अर्थ एक ही हम लोग मान लेते हैं, लेकिन भौतिकी में आइएगा तो भिन्न भिन्न होता है। यहां पर लिखा गया कि कॉमन लैंग्वेज में हम लोग सेम बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इनके। अब जो है डिस्टेंस की बात करते हैं, दूरी क्या कहलाता है, तो डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब जाने वाली किसी वस्तु का क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी कहा जाता है, जितना चल रहा है वो। दूसरा चीज कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन इज द डिस्प्लेसमेंट। जब किसी वस्तु को
दूसरी वस्तु की स्थिति जो है तक चलती है, तब वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या, छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूरी जो होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, सॉरी निगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा और जीरो भी होगा। सारा चीज बाइलिंगुअल लिखा गया है। और इस किसका कंपाइलेशन है? एनसीईआरटी का है, लूसेंट का है, घटना चक्र का है। समझ रहे हैं ना? और ऐसे ही चीजों को एक एक चीज कराया जाता है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा तो v बराबर u प्लस ए टी हो गया, या फिर आपको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, सब पे न्यूमेरिकल हम लोग कराएंगे और गारंटी के साथ कहा जा रहा है सबको समझ में न्यूमेरिकल आएगा। एक्सरसाइज भी कराया जाएगा, आपके एग्जांपल्स भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका आपको ये रखना है, आप खुद से करिए चाहे जहां से भी करिए, लेकिन तरीका आपको पढ़ने का ये होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि अगर आपको किसी हमारे बैच से आप एनरोल करना चाहते हैं पीटी बैच से, तो 1799 और पीटी का मेंस बैच से 3499 सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। ये 15 तारीख से चल रहा है, जिसमें 15 वाला इंट्रोडक्शन था, 16 से बेसिकली क्लास स्टार्ट हुआ। ओनली मेंस का फी आपका 2000 है, जो 22 से स्टार्ट हो रहा है। किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे 9117166347 पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अगर आप 1000 पेमेंट करके आप प्रीलिम्स का और 2000 पेमेंट करके प्रीलिम्स का मेंस का आप एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं और 30 डेज के अंदर में बाकी का फी पे करना पड़ेगा। कैसा लगा सेशन सब लोग बताइएगा, जरूर कमेंट करिएगा कि सेशन कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। मेहनत करके दिन रात जग के नोट्स को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, घटना चक्र का, एनसीईआरटी का और लूसेंट का, उसको प्रोवाइड कराया जाता है आपको। ये सारा रिवीजन आपको 2 से 4 मिनट में एक एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन सब लोग जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।